हेलो मेरे प्यारे छात्रों। आज हम लोग अपना नया लेक्चर 13 की तरफ बढ़ेंगे, जो कि आधारित है गैसों की द्रवों में विलेयता के उसमें। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है? विलेयता पढ़ी है, द्रवों ठोसों की द्रवों में विलेयता पढ़ी है। तो वो जो लोग ये मेरा पिछला लेक्चर नहीं देख पाए हैं, या तो मेरे चैनल में जाके वहाँ पर सर्च करके देख लीजिए, या फिर जो ये वीडियो बना रहा हूँ उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पर उसका लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाके वो वीडियो प्ले करके देख लीजिए, ताकि आगे जो ये मैं बताऊंगा ये आपको समझ में आ जाए। क्योंकि आपको ये नहीं पता होगा कि विलेयता होती क्या है, तो आपको ये कैसे समझ में आएगा। इसलिए पहले आप वो लेक्चर देखिए, बाद में अभी आप इसे देखिएगा, ठीक है? बाद में इसे देखिएगा। क्योंकि विलेयता आप लोगों को साधारण भाषा में बता दूं, विलेयता होती क्या है कि जैसे कोई हम एक बर्तन लेते हैं, उसमें निश्चित मात्रा में कोई विलायक लेते हैं और निश्चित ताप भी होता है। तो जब हम किसी विलेय को विलायक में डालते हैं तो डालते हैं घुल जाता है, फिर डालते हैं फिर घुल जाता है, फिर डालते हैं फिर घुल जाता है। लेकिन एक ऐसी साम्यावस्था आती है जिसमें हमारा विलयन संतृप्त हो जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, जब वो पदार्थ जितनी मात्रा में संतृप्त हो गया है तो हम क्या कहेंगे, उस पदार्थ की वो विलेयता कहेंगे। क्या कहेंगे? विलेयता। ठीक है। इसके पहले मैंने आपको बताया कि 100 ग्राम विलायक लिया, उसमें मैंने चीनी डाला, फिर घोला, फिर चीनी डाला, फिर घोला, लगभग जाके 15 ग्राम में मेरी चीनी एकदम घुलना बंद हो गई। तो मैंने क्या किया कि 100 ग्राम प्रति विलायक में क्या है, 15 ग्राम हमारी क्या है, चीनी है। ठीक है। तो 15 ग्राम हमारी क्या है, चीनी, यानी 15 ग्राम उसकी क्या हो गई, शांत, तो वो हो गई क्या कहते हैं, विलेयता। तो उसी के आधार पर ही हम पढ़ेंगे गैसों की द्रवों में विलेयता। देखिए, गैसों की द्रव विलेयता के पढ़ने से पहले मतलब जो मेन पॉइंट हैं वो हम डिस्कस करेंगे। गैसों की विलेयता, द्रवों में विलेयता, ये क्या होती है गैसों की द्रव में विलेयता। तो देखो, पहले हम क्या बताएं, पहला पॉइंट है हमारा, विभिन्न गैसों की द्रव में विलेयता भिन्न भिन्न होती है। भाई, हमारी गैसें कई प्रकार की होती हैं, तो सबकी विलेयता एक जैसी तो हो नहीं सकती है कि एक जैसी हो। भाई, हमारा जो कुछ हमारी विलायक में घुलने वाली होंगी पूर्ण रूप से, कुछ नहीं घुलने वाली होंगी। तो इसी वजह से कहा गया विभिन्न गैसों की द्रव में विलेयता भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण के लिए मैंने रखा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन जल में बहुत कम विलेय होती है, यानी कि जो ऑक्सीजन होती है जल में क्या होती है, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये जल में क्या होती है, बहुत कम विलेय होती हैं। लेकिन कुछ अन्य गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, HCl हो गया, NH3 हो गया, H2S हो गया, ये सब हमारी क्या है, जल में अत्यधिक विलेय होती है। ठीक है। तो यहां से हमने क्या, पहला पॉइंट है हमारा, विभिन्न गैसों की जो द्रव में विलेयता है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, किसी निश्चित ताप पर गैसों की द्रव में विलेयता एक निश्चित सीमा तक ही होती है। मान लो कोई निश्चित ताप है, मान लीजिए ताप हमारा क्या है, कोई निश्चित ताप है, मान लीजिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है, और एक यहाँ पे क्या है, मान लीजिए ये बर्तन है, इसमें हमारा क्या, नीचे विलायक भरा हुआ है, नीचे क्या है, विलायक 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। ठीक है। ये हमारा क्या है, कवर से ढका हुआ है। ठीक है, ये बंद है हमारा, और यहाँ पे क्या है, गैस भरी हुई है। क्या भरी हुई है, गैस। तो इसके मतलब है किसी निश्चित ताप पर गैसों की द्रव विलेयता एक निश्चित सीमा तक होती है। मान लीजिए कि इसकी सीमा इस ताप पर इतने ही यहां तक मिल रही है, इसके नीचे वह गैस नहीं मिल पा रही है। तो इस पॉइंट का मतलब यहाँ पे ये है, अगर हम ताप बढ़ा देंगे तो विलेयता क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। तो ये दिमाग में आपको रखना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस क्रिया में द्रव द्वारा गैस का अवशोषण किया जाता है। भाई, वाकई में कोई विलायक है, विलायक द्रव होता है, द्रव में जब हमने क्या किया, गैस हमने डाली,
तो वो उसको क्या करती है, खींचती है अपनी तरफ, अवशोषित करती है। तो वही चीज कह रहा है, इस क्रिया में द्रव द्वारा गैस का अवशोषण किया जाता है, अतः गैसों के द्रव में घुलने को गैस का अवशोषण। भाई जब जो गैस है हमारी द्रव में जब घुलती हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैसों का अवशोषण। क्या कहते हैं, गैस का अवशोषण। नेक्स्ट पॉइंट है, गैसों की द्रवों में विलेयता का अवशोषण गुणांक के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी कि जो हमारी गैसों की जो विलेयता है, जो गैसों की विलेयता है, तो उसे हम किसके द्वारा, अवशोषण गुणांक के द्वारा व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा, यानी कि कितनी मात्रा में वो अवशोषित कर रही है उसके गुणांक के द्वारा हम व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर बेंसन एक हमारे रसायनज्ञ थे, बेंसन एक हमारे रसायनज्ञ थे, उन्होंने विलेयता के गुणांक, अवशोषण गुणांक की परिभाषा दिया था। क्या दिया था, निश्चित ताप पर, क्या है, निश्चित ताप पर एवं वायुमंडलीय दाब पर, निश्चित ताप पर एवं वायुमंडलीय दाब पर किसी विलायक के इकाई आयतन में, किसी विलायक के इकाई आयतन में घुलित गैस का मानक ताप एवं दाब पर आयतन उस गैस का अवशोषण गुणांक कहलाता है। यानी कि जब हमारा निश्चित ताप हो, वायुमंडलीय दाब हो, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटीएम बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो निश्चित ताप एवं वायुमंडलीय दाब पर किसी विलायक के इकाई आयतन में, यानी आयतन भी हमारा क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, इकाई आयतन में घुलित गैस का मानक, घुलित गैस का जो मानक ताप है, यानी कि सामान्य ताप है एवं दाब है, तो उसके आयतन उस गैस का क्या कहलाता है, अवशोषण गुणांक कहलाता है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, अल्फा से। अवशोषण गुणांक से कुछ रिलेटेड है, अवशोषण गुणांक बढ़ने के साथ साथ गैसों की विलेयता भी बढ़ती। भाई क्यों नहीं बढ़ेगी, हमने क्या बताया, इसके पहले बताया गया कि क्यों, कौन सा पॉइंट यहाँ पे है, इस क्रिया में द्रव द्वारा गैस का अवशोषण किया जाता है, तभी तो अवशोषण गुणांक कहलाएगा भाई। तो यहां पे क्या कह रहा है, अवशोषण गुणांक, यानी कि जितना वो अवशोषित करेगी उतना ही तो ज्यादा वो मिलेगी, तो इसी वजह से उसकी विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। जितना कम होगा अवशोषण गुणांक, उसकी विलेयता भी उतनी कम होगी। तो ये आपको दिमाग में रखना है। कुछ अवशोषण गुणांक दिए गए हैं कुछ गैसों के, तो उसका एक ताप निश्चित रखा गया, 20 डिग्री सेंटीग्रेड एक ताप है, 1 एटीएम दाब पर कुछ गैसों के जल के अवशोषण गुणांक इस प्रकार, हीलियम का ये है, नाइट्रोजन का ये है, हाइड्रोजन का ये है, ऑक्सीजन का ये है, CO2 का ये है, HCl का 4.42 है, NH3 का 7.10 है। तो ये अवशोषण गुणांक इसके कुछ मैंने लिखे हुए हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। इसका मतलब क्या होता है अवशोषण गुणांक, यानी कि हीलियम के जो अवशोषण गुणांक दिया गया 0.009, इसका मतलब ये है कि 0.009 ml हीलियम 1 ml जल में घुली हुई है, जल में विलेयता है, 1 ml जल में विलेयता है। ये दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। तो गैसों की जो विलेयता से संबंधित कुछ पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिए। क्या है पहला पॉइंट, विभिन्न गैसों की द्रव में विलेयता भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। किसी निश्चित ताप पर गैसों की द्रव में विलेयता एक निश्चित सीमा तक होती है। नेक्स्ट है, इस क्रिया में द्रव द्वारा गैस का अवशोषण किया जाता है। नेक्स्ट है, गैसों की द्रवों में विलेयता का अवशोषण गुणांक के द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी कि जो विलेयता है उसे किससे प्रदर्शित करते हैं, अवशोषण गुणांक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ अवशोषण गुणांक दिए हुए हैं, तो याद रखिएगा जब कोई भी जो गैस होती है द्रव में मिलती है तो द्रव द्वारा उसको क्या किया जाता है, खींचा जाता है, यानी कि एब्जॉर्ब होता है, अवशोषित करती है। द्रव से गैस को क्या करती है, अवशोषित करती है। तो याद रखिएगा ये चीज, अवशोषण करना ही उसका क्या कहलाता है, अवशोषण गुणांक। बस उसमें क्या होना चाहिए, निश्चित ताप होना चाहिए और एटमॉस्फेयर भी हमारा निश्चित होना चाहिए। तो ये दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। अब इससे जो रिलेटेड है, रिलेटेड क्या मतलब, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट बढ़ा जाए आगे।
अब इस गैसों की जो द्रवों में विलेयता है, इसको प्रभावित करने वाले कारक भी होते हैं। जैसे इसके पहले मैंने आपको कारक बताए थे ठोस की द्रव में विलेयता के, कि दाब है, ताप है, विलायक की प्रकृति, विलेय की प्रकृति, उसी आधार पर गैसों की द्रवों में विलेयता के कारक होते हैं, प्रभावित करने वाले कारक। जैसे गैस की प्रकृति हो गई, ठीक है, विलायक की प्रकृति हो गई, ताप का प्रभाव हो गया, विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति हो गई और दाब का प्रभाव हो गया। तो ये कुछ इसके प्रभावित करने वाले कारक हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं गैसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। गैसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? तो मैंने आपको बताया क्या, गैस की प्रकृति। तो गैस की प्रकृति हो गई, दाब हो गया, ताप भी हो गया, और क्या हो गया, विलायक की प्रकृति हो गई। ये चीजें भी आपको दिमाग में रखनी हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। क्योंकि इसके पहले मैंने आपको ठोस की द्रव में विलेयता, उसमें भी इसी प्रकार के कुछ कारक थे, तो याद रखिएगा। गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। तो चलिए जो हमको प्रभावित करते हैं कारक, उनकी तरफ बढ़ते हैं। किसकी? गैसों की द्रवों में जो विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। चलिए पहला नंबर है हमारा, क्या है, गैसों की प्रकृति। गैसों की प्रकृति। गैसों की प्रकृति क्या होती है? ठीक है, गैसों की प्रकृति क्या होती है? गैसों की प्रकृति को हम दो तरह से बांट देते हैं। चलिए दो तरह से बांटते हैं। एक है गैसों की प्रकृति जल में आयनित होने वाली, और एक है जल में न आयनित होने वाली। आयनित न होने वाली, आयनित न होने वाली। ठीक है, देखिए गैसों की प्रकृति में क्या बात की जाए, मैंने बताया जल में आयनित होने वाली, जल में ना आयनित होने वाली, दो प्रकार से मैंने बताया। ठीक है, जल में आयनित होने वाली जैसे हमारी क्या हो गई, CO2 हो गई, NH3 हो गई, ठीक है, और क्या हो गया, HCl हो गई, ठीक है, और इस प्रकार की लगभग ये गैसें जल में आयनित। और इस पे कौन सी हो गई, जैसे हमारी H2 हो गई, N2 हो गई, है ना, O2 भी हो गई, ये आसानी से इसमें आयनित नहीं होती हैं। तो याद रखिएगा जल में आयनित वही चीज जो है, जो पहले मैंने बताया था पॉइंट, गैसों की जल में जो विलायक में विभिन्न जो विलायक में होती हैं गैसें भिन्न भिन्न प्रकार से मिलती हैं, तो वही चीज है यहाँ पे मैंने बताया। जल में आयनित होने वाली गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, NH2, NH3 और HCl। तो यहाँ पर कुछ जो गैसें होती हैं वो जल में आसानी से आयनित होकर अपने आयन दे देती हैं, तो इस वजह से उनको क्या कहा गया, जल में आयनित होने वाली। ये शॉर्ट फॉर्म में है, अपना बना के लिख सकते हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्म में तुम्हें मैंने बताया, या थ्योरेटिकल लिखना है तो थ्योरेटिकल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जल में आयनित होने वाली कौन कौन सी होती है मैंने आपको बता ही दिया है लगभग। ठीक है, तो यानी कि क्या है, तो कुछ जो गैसें होती हैं जल में आयनित हो जाती हैं और कुछ आयनित नहीं होती हैं। जैसे हम बात करें इसकी CO2 की, तो H2O की बात है, H2O की बात है,
इसमें क्या होता है CO2, CO2, तो ये क्या हो गई हमारी, क्या बन जाएगी यहाँ पे या चलो NH3 वाला लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। हमने यहाँ से लिया क्या है H2O और NH3, H2O NH3 ले लिया और इसको मैंने क्या किया, जल में इसके साथ क्रिया करवा दिया, तो मेरा क्या बन गया NH4OH, हाइड्रोनियम हाइड्रोनियम आयन बना, हाइड्रोनियम आयन सॉरी, ये हमारा क्या बना, अमोनियम हाइड्राइड बना। तो इसका अगर हम क्या कर दें, जलीय अपघटन करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा NH4 + OH नेगेटिव। तो ये चीज जो हमारी आयन देते हैं इस प्रकार से, तो ये क्या है आयनित होने वाले, और जो हमारे हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन ये हैं, ये जल में आसानी से आयनित नहीं होती हैं। तो गैसों की जो प्रकृति होती है वो भी इसको प्रभावित करती है। नंबर 2 है हमारा क्या, विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति। दूसरा क्या है, विलायक की प्रकृति। विलायक की भी प्रकृति क्या होती है, प्रकृति। इसके पहले मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, ध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय विलायक बताया था ना। इसके नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट कह रहे हैं पहले वाली क्लास में, ध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलायक, ठीक है, अध्रुवीय विलायक। जैसे हमारा यहाँ पे जल है ना, अल्कोहल, ये क्या है हमारे ध्रुवीय विलायक। अध्रुवीय विलायक जैसे बेंजीन, ये क्या है हमारी अध्रुवीय विलायक है, ठीक है। तो विलायक की प्रकृति भी बहुत निर्भर करती है। तो हमारी क्या है, जैसे ध्रुवीय विलायक जल अल्कोहल, तो इसमें से जो हमारी कौन कौन सी हैं भाई, NH3 है, ठीक है, CO2 है, HCl है, ये आसानी से इसमें मिल जाती हैं, ये आसानी से मिल जाती हैं या घुल जाती हैं, लेकिन बेंजीन में नहीं घुलती हैं। तो ये भी दिमाग में रखना है, एकदम शॉर्ट फॉर्म में है, आप लोगों को केवल दिमाग में चढ़ाना है, बाकी आप लोग खुद ही लिख लेंगे। तो विलायक की प्रकृति क्या होती है, ध्रुवीय और अध्रुवीय। अगर ध्रुवीय विलायक है तो उसमें ध्रुवीय ही हमारे घुलेंगे, और अध्रुवीय है तो अध्रुवीय घुलेंगे। तो याद रखिएगा, ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय जो हमारी गैसें होती हैं उन्हीं में घुलेंगे, बाकी अन्य में नहीं घुलेंगे। तो ये चीजें याद रखना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारा, विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति। तीसरा है विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति। अच्छा थोड़ा सा समझेंगे। जैसे एक, पहले हम ठोस वाले समझते हैं, तब हमें अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर एक हमने लिया ग्लास, उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। पानी के साथ उसमें क्या भरे हुए हैं, बालू के कण भी हैं, बालू के कण भी हैं, ठीक है। ये जल है, जल है, जल में बालू के कण भी हैं, और हमने क्या दिया, चीनी डाल दिया, चीनी डाला। और जैसे ही हमने चीनी डाला तो भाई बालू में तो चीनी मिल नहीं पाएगी, तो भाई आयतन जो उसका भाई दिया गया है जल के साथ, इसका बालू भी कण है, तो उसकी जो इसमें विलेयता होगी वो क्या होगी, घटेगी कि नहीं घटेगी, घटेगी ना।
तो इसी वजह से मैं आपसे बता रहा हूं कि अन्य पदार्थों की उपस्थिति, विलायक में कोई अन्य पदार्थ उपस्थित हैं तो उसकी विलेयता भी हमारी प्रभावित होती है, याद रखिएगा। तो उपस्थिति, विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति, ठीक है, होती है तो विलेयता घटेगी, याद रखिएगा, घटेगी। इतना शॉर्ट फॉर्म में है तो विलेयता घटेगी, ये याद रखिएगा। अगर अन्य पदार्थ की उपस्थिति है विलायक में, ठीक है, तो विलेयता क्या होगी, घटेगी, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्या है, ताप का प्रभाव। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव भी समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। ताप का प्रभाव क्या होता है, जैसे देखो अधिकांश जो हमारी गैसें होती हैं जब किसी द्रव में मिलती हैं तो खुद ही हमारी एनर्जी या ऊष्मा उत्सर्जित करती हैं। ऊष्मा क्या करती हैं, उत्सर्जित करती हैं। इसीलिए अधिकतर कहते हैं, अधिकतर जो हमारी गैसें होती हैं जल में, जब जल में या किसी विलायक में मिलती हैं तो वो ऊष्मा क्षेपी होती हैं, अभिक्रियाएं प्रदर्शित करती हैं। कौन सी, ऊष्मा क्षेपी रिएक्शन देती हैं वो। कुछ गैसें होती हैं जिनके विलय करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए उसने ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। तो याद रखिएगा ताप का प्रभाव, अगर हमारी गैस ऊष्मा क्षेपी प्रक्रिया वाली है, यानी कि गैस जैसे ही जल में मिलेगी या किसी विलायक में मिलेगी ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो अगर उसको हम ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता घटेगी, याद रखिएगा, ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता घटेगी। और अगर ऊष्मा शोषी वाली अभिक्रिया है, ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी, क्योंकि जब तक ताप नहीं बढ़ाएंगे तो विलीन कैसे होगा, तो याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ जैसे हमारी गैसें हैं, अगर उनमें हमने ताप बढ़ा दिया तो हमारी क्या होगी, उनकी विलेयता जल्दी हो जाएगी, घट जाएगी, तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो दिमाग में इसको भी रखना है। चलिए मैं लिख के ही समझा दे रहा हूं, ठीक है। सामान्यतः गैसों को द्रवों में घोलने पर ऊष्मा बाहर निकलती है। सामान्यतः गैसों को द्रवों में घोलने पर ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा बाहर निकलती है। इसलिए ताप बढ़ाने पर इनकी विलेयता घटेगी। लेकिन कुछ गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम आदि गैसों को जल में घुलने के लिए ताप की आवश्यकता होती है।
इसलिए ताप बढ़ाने पर इनकी विलेयता बढ़ेगी। याद रखिएगा, यानी कि जो हमारी गैसें हैं ऑलरेडी ऊष्मा उत्सर्जित कर रही हैं जल में मिलकर, तो उनमें अगर हम ताप देंगे तो उनकी विलेयता घटेगी। और जिन गैसों को जल में मिलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो ताप बढ़ाएंगे तो उनकी विलेयता बढ़ेगी। इतना दिमाग में आपको रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट बताते हैं दाब का प्रभाव। चलिए, हो गया। अब पांचवा पॉइंट है हमारा क्या? पांचवा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड हमारा हेनरी का नियम है। इसी से रिलेटेड हमारा क्या है? हेनरी का नियम है। तो ये दिमाग में रखना है आपको। दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव पहले फिगर के माध्यम से समझेंगे, फिर बाद में बताएंगे दाब का प्रभाव होता क्या है। हेडिंग डाल लेते हैं। पांचवा नंबर जो है हमारा क्या? दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, चलिए समझते हैं। जैसे हमने ठीक है, ये दो फिगर हैं, इनके माध्यम से समझेंगे। मैंने इसमें ये जल लिया और यहाँ पे गैस है। ठीक है, मैंने जल लिया, गैस है। इसको मैंने क्या किया? पहले थोड़ा सा दाब मैंने कम डाला, दाब मैंने कम डाला, तो इसके जो गैस के कण थे मिल तो रहे हैं, लेकिन कुछ सीमा तक, मान लो यहां तक मिल रहे हैं, इसके नीचे नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये इसकी विलेयता क्या है? थोड़ी सी कम है। लेकिन उसमें मैंने थोड़ा और उसके वेट ऊपर रख दिया, वेट मैंने रख दिया तो उस पर दाब बढ़ गया। दाब बढ़ गया तो यहाँ पे जो इसकी विलेयता है, भाई देखो पहला पिस्टन हमारा कहाँ? ऊपर है। अब पिस्टन खिसक के नीचे आ गया, तो इसके जो कण होंगे वो संपीड़ित होके नीचे आ गए होंगे, और इसमें दाब प्रभाव पड़ा होगा तो और मिल गए होंगे। तो संपीड़ित होके इसमें विलेयता क्या हो गई? ज्यादा हो गई। संपीड़ित होने पर इसकी विलेयता क्या हो गई? ज्यादा हो गई गैस की। ठीक है, तो यही चीज है, मैंने क्या बताया चित्र के माध्यम से, यही बताना चाह रहा था कि जब भी हम गैस को
प्रेशर डालेंगे जल में मिलने के लिए, किसी विलायक मिलने के लिए। जितना हम प्रेशर अधिक देंगे उसकी विलेयता उतनी ही बढ़ेगी। तो याद रखिएगा, दाब बढ़ाने पर गैसों की विलेयता बढ़ती है। दिमाग में बांट लीजिए गांठ। दाब बढ़ाने पर गैसों की विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। दाब बढ़ाने पर गैसों की विलेयता बढ़ती है। ये दिमाग में रखना, बढ़ती है। तो ये एकदम एग्जैक्ट पॉइंट है। दाब बढ़ाने पर गैसों की विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। जितना दाब अधिक देंगे उसकी विलेयता उतनी अधिक होगी। ये दिमाग में आपको रखना है, चित्र के माध्यम से दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो। इन्हीं जो हमारे गैस और दाब जो है, गैस की जो दाब है, विलेयता और दाब के मध्य, विलेयता और दाब के मध्य एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। उन्होंने एक संबंध स्थापित किया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? किसी गैस की विलेयता, यहाँ पे लिखेंगे किसी गैस की विलेयता एवं दाब के मध्य मात्रात्मक संबंध का अध्ययन, विलेयता एवं दाब के मध्य मात्रात्मक संबंध सर्वप्रथम हेनरी ने दिया था। हेनरी ने दिया था। अब हेनरी का नियम यहां पे लगाते हैं, हेडिंग डालते हैं हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ। आपके कोर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। हेनरी का नियम, हेनरी का नियम, हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ। हेनरी का नियम क्या है? चलो समझेंगे। हेनरी का नियम क्या है समझेंगे। स्थिर ताप पर हेनरी के नियमानुसार, हेनरी के नियमानुसार, हेनरी के नियमानुसार, हेनरी के नियमानुसार क्या है? स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता, स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता, स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। गैस के दाब के समानुपाती होती है। ये किसने दिया था हमारा? किसने दिया था हमारा? हेनरी ने दिया था। हेनरी का नियम क्या है कि हेनरी के नियमानुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की जो विलेयता है वो किसके? गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? अतः m प्रोपोर्शनल p या m इक्वल के p, m इक्वल के p, जहां पर
या यहाँ पर m बराबर क्या है, हमारी घुली हुई गैस की मात्रा है, घुली हुई गैस की मात्रा है। और P क्या है आपका, आपको पता ही है P क्या है, साम्य अवस्था में गैस का दाब है, साम्यावस्था में गैस का दाब है। और K के बारे में तो आप लोग पढ़ ही चुके होंगे कि स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक, समानुपाती स्थिरांक। समानुपाती क्या हो गई, स्थिरांक। तो हेनरी के नियम हमारे क्या कहता है, हेनरी के नियम अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती। भाई ये विलेयता हो गई यानी कि घुली हुई मात्रा, ये हमारा उसका दाब हो गया, उसके समानुपाती हो गया, ठीक है, उसके समानुपाती P हो गया। P को हमने ये प्रोपोर्शनल हमने हटाया तो क्या आ गया K। तो यहाँ पर जो हमारा इस पर इसके जो है m बराबर क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा यानी कि उसकी विलेयता है, और साम्य अवस्था में गैस का दाब P है, ठीक है, और K हमारा क्या है, स्थिरांक है। यदि विलेयता को क्या किया जाए, मोल में प्रदर्शित कर दिया जाए, ठीक है, क्या कर दिया जाए, यदि विलेयता को मोल प्रभाज के रूप में, यदि विलेयता को मोल प्रभाज, मोल प्रभाज समझते हैं ना, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज क्या होता है आप लोगों को इसके पहले मैं बता चुका हूं। मोल प्रभाज क्या होता है, मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त किया गया हो तो, मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त किया गया हो तो हेनरी के नियमानुसार, हेनरी के नियमानुसार, हेनरी के नियमानुसार क्या हो जाएगा, अब हेनरी के नियमानुसार क्या हो जाएगा, स्थिर ताप पर किसी गैस का वाष्प में स्थिर ताप पर किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक, वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P तथा आंशिक दाब P तथा उस विलयन में उपस्थित, उस विलयन में उपस्थित उसके मोल प्रभाज, उपस्थित गैस के मोल प्रभाज, उपस्थित गैस के मोल प्रभाज, मोल प्रभाज को मैंने बताया था ना, x से डिनोट करते हैं, मोल प्रभाज के समानुपाती होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होती है, क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई, P प्रोपोर्शनल x, P प्रोपोर्शनल x, तो P बराबर क्या हो जाएगा, KH x, या हम इसे क्या कह सकते हैं, इसको अगर हम
हेनरी स्थिरांक के उससे करें तो P बराबर हमारा क्या आ गया, ये हमारा क्या आ गया, एक हमारा क्या आ गया, ये भी हेनरी का नियम हो गया, हेनरी का नियम हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर हमारा क्या दिया जाए, मोल के उसमें दे दिया जाए, मोल प्रभाज के रूप में या मोल अंश के रूप में कहा जाए, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, हेनरी का नियम हो जाएगा। और ये हमारा यहाँ पे क्या है, जहां ये तो पता ही है P बराबर क्या है, आंशिक दाब, और मोल प्रभाज क्या है, X बराबर क्या है, मोल प्रभाज, जहां KH हेनरी स्थिरांक है, KH क्या है, हेनरी स्थिरांक है, स्थिरांक है। याद रखिएगा हेनरी स्थिरांक है। और एक चीज ये याद रखिएगा, जितना हेनरी का मान बढ़ेगा गैस की द्रव में जो विलेयता होगी वो घटेगी। ठीक है, जितना हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ेगा, नोट यहां पे कर लेना, हेनरी जितना KH का मान KH का मान बढ़ेगा, उतनी ही गैसों की द्रवों में विलेयता कम होगी। ये याद रखिएगा, जितना हेनरी के स्थिरांक का मान बढ़ेगा तो उतनी ही गैसों की द्रव में विलेयता का मान क्या होगा, कम होगा। क्या हो गया, विलेयता घटेगी। तो याद रखिएगा ये चीज है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। इसी से रिलेटेड एक फिगर है, ग्राफ है, मोल प्रभाज आंशिक दाब, जितना हमारी क्या होगी भाई, मोल प्रभाज यानी कि KH का स्थिरांक, जितना हमारा स्थिरांक का मान बढ़ेगा उतना ही हमारी क्या होगी, मोल प्रभा वो क्या कहते हैं, विलेयता कम होगी। तो ये दिमाग में रखना है आपको। तो विलेयता जो हमारा हेनरी का नियम है किस पर आधारित है, दाब के प्रभाव पर। याद रखिएगा, हेनरी का नियम किस पे आधारित है, दाब के प्रभाव पर। ठीक है, तो दाब का प्रभाव मैंने बता दिया, दाब का प्रभाव क्या होता है। ठीक है, तो गर्मी बहुत है भाई। चलिए एक बार फिर से हेनरी का नियम समझते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हेनरी ने दाब के जो हमारे किसी गैस की विलेयता है और दाब है उसके मध्य में एक मात्रात्मक जो हमारा क्या किया था, मात्रात्मक हमारा क्या एक संबंध बता दिया था। ठीक है, हेनरी का नियम क्या था कि विलेयता एवं दाब के मध्य में एक संबंध स्थापित करना। ठीक है, तो हेनरी के नियम अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती हो, यानी कोई हमारा स्थिर ताप है और उस गैस की विलेयता है और दाब के बीच में क्या बताया था, संबंध बताया था। तो वही बताया है M प्रोपोर्शनल P। तो M प्रोपोर्शनल को यानी कि जो हमारा समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हमने क्या किया, K लगा दिया स्थिरांक। तो M मतलब घुली हुई विलेयता, या M बराबर विलेयता भी कह सकते हैं गैस की, या घुली हुई मात्रा भी कह सकते हैं। P हमारा साम्यावस्था में गैस का दाब है, समानुपाती। लेकिन अगर हम विलेयता को मोल प्रभाज में व्यक्त करना चाहें तो इस प्रकार से कर सकते हैं। तो मोल प्रभाज क्या हो जाता है, जो गैस का आंशिक दाब होता है मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये दिमाग में रखना, गैस का विलयन जो आंशिक दाब होता है उस विलयन में उपस्थित गैस के जो मोल प्रभाज होता है उसके क्या होते हैं, समानुपाती होता है। तो वहीं पर जैसे यहाँ पर M प्रोपोर्शनल P किया था तो P प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, हमारा मोल प्रभाज हो जाएगा, यानी कि X हो जाएगा। तो P यानी कि KH है, हमने प्रोपोर्शनल हटाने के लिए KH स्थिरांक ले लिया। P बराबर आपको पता ही है
कि वाष्प दाब व्यवस्था में क्या है, आंशिक दाब है, और हमारा x बराबर क्या दिया गया, मोल प्रभाज है। ये चीजें आपको दी गई हैं। और KH मैंने बता दिया हेनरी का स्थिरांक है। और एक ये नोट, जितना KH का मान बढ़ेगा उतनी ही गैसों की क्या होगी, विलेयता कम होगी, ये आपको याद रखना। और गैसों वाली ये बताया गैस का प्रभाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से अब हमारा आगे चलना है। तो याद रखिए कि किसी भी गैस को जब हम प्रेषित करते हैं, दबाते हैं, तो किसी भी विलायक में उसकी विलेयता हमारी बढ़ती है, अगर विलायक में घुलने वाली गैस है तो। प्रकृति मैंने आपको बताया ना कि जो हमारी गैसों की विलेयता है उसकी प्रकृति कई उससे जो हमारी कारक हैं उसके कई प्रकार के कारक हैं। कैसे विलय की क्या कहते हैं, गैस की प्रकृति हो गई, विलायक की प्रकृति हो गई, विलायक में उपस्थित अन्य पदार्थों की उपस्थिति हो गई, दाब हो गया, ताप हो गया, इनसे प्रभावित होती है। तो याद रखिएगा ये नियम भी, ठीक है। और इसके पहले मैंने बताया कि विलेयता पढ़ाया है मैंने, और द्रवों की गैसों और ठोसों की द्रवों में विलेयता पढ़ाया है। तो ये लेक्चर देखने के लिए या तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक खोलें, या तो मेरे चैनल में जाकर वहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, मेरे थंबनेल में लिखा होगा ठोसों की द्रवों में विलेयता, उस वीडियो को आप खोलेंगे और उसमें आपको पूरी विलेयता मिल जाएगी, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा था क्या, गैसों की द्रवों में विलेयता और उसको प्रभावित करने वाले कारक और हेनरी का नियम। अब हेनरी के नियम से कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसकी चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पहले आप लोग इतना तैयार कर लीजिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे हम लोग, जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो करेंगे। चलिए आज की जो क्लास है यहीं तक समाप्त होती है, यहीं से। धन्यवाद।